हेलो एवरीवन, दिस इज़ पवन वर्मा। वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ एविजन इंस्टीट्यूट। एंड आपको जैसे पता है पिछले आरआरबी के लिए मैं 10-10 क्वेश्चन का सेट आपको होमवर्क एज अ होमवर्क दे रहा हूँ और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो के तौर पे दे रहा हूँ। तो आप जिस लोगों ने पहले वाली वीडियो को सॉल्व किया है, पहले वाले 10 क्वेश्चन सेट को सॉल्व किया है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन का सेट आपको फिर से PDF फाइल के तौर पे मिल जाएगा एविजन के टेलीग्राम चैनल पे। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हुए तो उसको ट्राई कीजिए। पहले ट्राई करने के बाद उसमें से जो सवाल आपसे नहीं बनता है या फिर आप अपना अप्रोच देखना चाहते हैं कि आप किस तरीके से सॉल्व किए थे और किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, अपग्रेड कैसे होना है, तो आप इस वीडियो को फिर डे टू का डिस्कशन हम आज यहाँ करेंगे। राइट, 10 क्वेश्चन हैं और ये जो क्वेश्चंस का लेवल है, मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि जो आरआरबी में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि देखिए सिंप्लीफिकेशन की बात तो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन की अलग से एक वीडियो अपलोड हो रही है जहाँ पे मैं सिंप्लीफिकेशन के टाइप का डिस्कशन किया है, तो उसका पार्ट 1 पार्ट 2 करके वो अपलोड हो जाएगी, अभी हुई नहीं है शायद। एंड देन सिंप्लीफिकेशन हो गया या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, जो हम लोग फैक्टराइजेशन सिंगल इक्वेशन फैक्टराइजेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो हो गई। इसके बाद फिर जैसे नंबर सीरीज़ हो गई, तो ये तो कॉन्स्टेंटली होगा ही होगा, बट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे अरिथमेटिक के जो सवाल होंगे या फिर DI किस तरीके का होगा और DI में हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए, वो चीज़ का हम लोग डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो आज डे 2 है, आपने बना लिया होगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन डुएबल है। बस वही होता है कि एग्ज़ाम में बैठकर वो लिमिटेड टाइम में वो उसको डील करना है। तो लिमिटेड टाइम में डील करना है तो उसके लिए क्या चीज़ें इंप्रूव करनी पड़ेगी, तो ये बातें मैं बार बार आपसे कहता हूँ, बार बार ये समझाता भी हूँ कि आपको रीडिंग स्किल डेवलप करनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेंथ होता है वो काफ़ी लंबा होता है। राइट, 4 लाइन 5 लाइन का सवाल होता है। तो अगर उस टाइम पे आप ये जो एग्ज़ाम देने बैठे हुए हैं, 45 मिनट का टाइम है, तो माइंड में ये चलता है यार इतना बड़ा सवाल है, पढ़ूंगा, टाइम वेस्ट होगा, ये होगा। तो उसके लिए आपको रीडिंग स्किल बहुत मस्ट है, क्योंकि 45 मिनट्स में 80 क्वेश्चन डील करने हैं और कट ऑफ आपको पता है कि क्लर्क का कितना जाता है, 70 अबव चला जाता है ना, और PO का भी 60-65 अबव चला जाता है। तो आज डे 2 का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं और आई होप कि आपने बनाया होगा। अगर जिन्होंने नहीं बनाया है तो उससे रिक्वेस्ट है कि ट्राई करें और इस तरीके से करें कि जो भी क्वेश्चन हम लोग अभी डील कर रहे हैं ना, ये आपको समझ आनी चाहिए अच्छे से, ताकि इस तरीके के सवाल फिर से मुझे मिल जाए ना तो मैं उसको कर ले जाऊं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। स्क्रीन क्वेश्चन पढ़ूंगा और सॉल्व करूंगा। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट पर पेपर वेर 71। एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है और इसमें कुछ करने का नहीं है। मैं ये देखूँ तो बहुत सारे लोगों ने कैसे सॉल्व किया होगा, मैं आपको बताता हूँ, दोनों तरीके बताता हूँ कि आपने कैसे डील किया होगा इसको और इसको कैसे डील किया जा सकता था। ठीक है, तो कह रहा है कि देयर वर सर्टेन नंबर ऑफ पेपर एंड द एवरेज वाज 71 एंड इफ ही वुड हैव obtained 35 more marks in science, 11 more marks in history, 4 more marks in computer science, then the average becomes 76. Average was 71 and it becomes 76. कितना एवरेज बढ़ा? एवरेज कितना बढ़ा? एवरेज बढ़ा 5, 71 एवरेज था, 76 हो गया। तो एवरेज कितना बढ़ा? 5। और हम मार्क्स में कितना इंक्रीज कर रहे थे? 35 मार्क्स इन साइंस, 11 मार्क्स इन हिस्ट्री एंड 4 मार्क्स इन व्हाट? कंप्यूटर साइंस। टोटल कितना इंक्रीज कर रहे हैं? 35 + 11 + 4 दैट इज 50 मार्क्स। यानी कि जो सम था, देखो कॉन्सेप्ट ये है कि एवरेज सम बाय नंबर। तो जो भी सम था, सम में आपने क्या किया? 50 मार्क्स ऐड किया, सम में 50 मार्क्स ऐड किया, तो एवरेज मेरा 71 से 76 हो गया, यानी कि 75 एवरेज बढ़ गया। तो पूछ रहा है कि कितने सारे पेपर थे वहाँ पे, कितने सारे पेपर थे। तो मैं कहता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट हमने क्लास में भी डिस्कस किया है कि अगर एवरेज में कुछ सर्टेन नंबर का चेंज हो रहा है तो इसका मतलब सब में उतने चेंजेस आए ही होगी।
है ना, 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब कितने सारे पेपर होंगे? तो मैं कहता हूँ कि 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है क्योंकि मैंने सम में 50 ऐड किए थे, तो 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ पेपर पता चलेगा, दैट इज़ योर 10। मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये क्वेश्चन था, आपका आंसर आ जाएगा 10। नहीं तो फिर क्या है कि आप सम पता करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, x एज्यूम करेंगे, लेट द नंबर ऑफ पेपर इज x एंड दैट एंड दिस, तो वो नहीं करते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये सवाल देखो, मैं उस तरीके को भी बताता हूँ जिससे आपने किया होगा। आई नो कि सारे लोगों ने ऐसे ही किया होगा, कोई ये तरीका सोचा नहीं होगा कि 71 मेरा एवरेज था, लेट द नंबर ऑफ पेपर इज x, तो आपने सम बनाया 71x, देन नंबर ऑफ पेपर x था, सो एवरेज बिकम 76, तो ये हो गया 76x। लेकिन कब हुआ ये 76x? जब हमने यहाँ पे 50 ऐड किया, तो दिस सम इज इक्वल टू दिस वन। तो आपने इक्वेशन बनाया 71x प्लस 50 इज इक्वल टू 76x, तब जाके x की वैल्यू 10 आ रही है, तो ये डायरेक्ट आ रही थी 10, राइट, ये डायरेक्ट 10 आ रही थी। तो सम इज इक्वल टू सम किया, क्योंकि यहाँ पे 50 ऐड करेंगे तो एवरेज इतना बन रहा है। मैंने क्या बताया कि एवरेज में 5 बढ़ रहा है, एवरेज में 5 बढ़ रहा है, तो हम सम में ऐड कितना कर रहे हैं? सम में ऐड कर रहे थे सिर्फ 50, राइट। तो 5 से उसी को डिवाइड कर दिया, तो मेरे को नंबर ऑफ पेपर पता चल गया, दैट इज 10। तो ये था पहला क्वेश्चन, राइट। आई होप कि आपने बनाया होगा, ऐसे ही बनाया होगा, लेकिन बनाया होगा कम से कम। और ये बात जो मैं ये 5 डिवाइड बाई 50 डिवाइड बाई 5 कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट 10 लिख दे रहा हूँ, तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने समझाया हुआ है कि एवरेज में बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जितने पेपर होंगे उसमें से सेम इंक्रीमेंट कर दो। तो कितने सारे पेपर होंगे? तो 50 ऐड कर रहा हूँ, तो 50 डिवाइड बाई 5 कर देंगे, तो 10 पेपर्स होंगे, ऐसे, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 एजेस से रिलेट कर रहा है, इजी है, ये भी इजी था। आई थिंक आप एजेस पढ़े होंगे, तो आप रेशियो की शॉर्टकट को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 8 years अगो वॉज 5:7। 8 साल पहले की रेशियो दी गई है, दैट इज 5:7। 8 years अगो, मैं पेन को8 years ago ratio was how much? 5:7। कौन कौन है? तो ए और बी है, ए और बी है, ठीक है, ठीक है। नाउ द रेशियो ऑफ देयर एज 8 years फ्रॉम नाउ, मतलब 8 year hence, तो ये इसको लिखता हूँ मैं 8 years hence, क्या है? 9:11। Okay, if the present age of C is 13 years less than B and the present age of D is 8 years less than the age of A, C की जो एज है वो 13 ईयर कम है B के अकॉर्डिंग, एंड D की जो एज है 8 ईयर कम है A के अकॉर्डिंग, देन व्हाट इज़ द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ C and D in years? C and D का एडिशन पूछा है कि कितना होगा, एजेस का सम कितना होने वाला है। तो A और B की एजेस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि दो रेशियो था, एक रेशियो था 5:7, एक रेशियो था 9:11, एक रेशियो था 8 साल पुरानी, एक रेशियो थी 8 साल बाद की। तो बताओ, मैं ये आपसे पूछूं कि दोनों रेशियो को अगर देखा जाए तो दोनों रेशियो में कितने साल का गैप है, कितने साल का गैप है? तो मैं कहूँगा सर प्रेजेंट से अगर देखा जाए तो प्रेजेंट से ये 8 साल पुराना है और प्रेजेंट से ये 8 साल बाद का है, तो यानी कि दोनों रेशियो में 16 साल का गैप है। तो 16 साल का गैप पता चल रहा है, तो आप क्या करो कि दोनों रेशियो का डिफरेंस देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 5 और 9 डिफरेंस करेंगे तो 4 आ रहा है, 11 7 डिफरेंस कर रहे तो 4 आ रहा है, तो डिफरेंस सेम हो रहा है। तो इसका मतलब डायरेक्टली सॉल्व हो गया ये कि 4 यूनिट इज इक्वल टू 16 ईयर्स। तो 1 यूनिट इज हाउ मच? 1 यूनिट इज 4 ईयर्स, ठीक है। आप अगर इसमें वैल्यू रखेंगे 1 यूनिट इज 4 ईयर, तो 7 यूनिट इज 4 × 7 इज 28 ईयर्स। बी का वैल्यू आया 28 ईयर्स। कब की बात है ये? 8 साल पुरानी बात है। और ए को 5 था, तो 5 × 4 करेंगे, दैट इज 20 आया, ए का वैल्यू 20 ईयर्स आया। तो ये कब की बात है? 8 साल पुरानी बात है। प्रेजेंट में आना है। आप इसमें भी आएंगे ना तो क्या आएगा? 20, दिस विल बी 16 मोर, दिस विल बी 16 मोर।
4 से अगर हम करेंगे तो दिस विल बी 44 एंड दिस इज 36, तो 16 एक्स्ट्रा आ जाएगा क्योंकि 16 साल का गैप था। तो हम 8 साल पुराना एज पता कर लिए। अब प्रेजेंट एज में आते हैं, तो प्रेजेंट एज में आएंगे तो दोनों में 8-8 साल ऐड कर देंगे। मतलब ए की जो एज है 20 साल, उसमें 8 साल ऐड कर देंगे। बी की जो एज आई है उसमें भी 8 साल ऐड करेंगे, तो प्रेजेंट एज पता चलेगा ए का और बी का। दैट इज 20 प्लस 8 इज 28 ए हो गया, 28 प्लस 8 इज 36 बी हो गया। तो प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी पता चल गया, राइट। अब उसकी बात कह रहा है कि C इज 13 ईयर लेस देन B। C की बात कर रहा है कि C जो है वो B से 13 साल छोटा है, तो कितना होगा, 13 माइनस कर दो, 23 हो गया। एंड D इज 8 ईयर लेस देन A। D जो है A से 8 साल छोटा है, यानी कि 20 साल हो गया। तो दोनों का एडिशन ही तो पूछा था, 20 प्लस 23। ऑप्शन C यहाँ पे ही है, देखो छुप गया है। तो ऑप्शन C हमारा आंसर हो जाता है 43 is our correct answer, right? So this was question number 2 of your task. I hope कि आप सभी ने किया होगा सॉल्व। ये क्वेश्चन वैसा का टफ नहीं है, बस डाटा थोड़ा सा दिया हुआ है ज़्यादा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन को देखेंगे किस चीज़ पे बेस्ड है ये, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बेस्ड है। कह रहा था कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:5। कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया गया है, सीपी दिया हुआ है। एक आर्टिकल है ए, एक आर्टिकल है बी। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दी गई है 4:5। While the selling price of this article, the shopkeeper gained 10% on the article A and 20% on the article B, and the difference in the selling price is 480. The difference in the cost price of the article B and A is how much? मतलब cost price का difference पूछ रहा है, दोनों आर्टिकल का cost price का difference क्या होने वाला है। तो कह रहा है कि एक में हमने प्रॉफिट कितना किया हुआ है, सब बताया गया है यहाँ पे कि आर्टिकल ए में 10% की प्रॉफिट कर रहा है और आर्टिकल बी में 20% की प्रॉफिट कर रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट की वैल्यू लिख लेता हूँ मैं। प्रॉफिट यहाँ पे कर रहा है 10% और यहाँ पे कर रहा है 20%। तो परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमको सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया है 480 रुपये। सेलिंग प्राइस का डिफरेंस मतलब दोनों को प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस का रेशियो जो भी आएगा उसका डिफरेंस 480 है। तो निकाल लेते हैं भाई। मैं कह रहा हूँ 10%, 4 रुपये ही मानता हूँ, तो 4 रुपये का 10% होता है 0.4। तो सेलिंग प्राइस विल बी 4.4। सेलिंग प्राइस विल बी 4.4। ठीक है, मैं सेलिंग प्राइस लिख रहा हूँ। अच्छा, 5 का 10% हो जाएगा 0.5, तो 20% हो जाएगा 1, यानी कि 6। तो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ही दिया हुआ है 480, यानी कि 6 माइनस 4.4 बिकम्स हाउ मच, 1.6। यानी कि मैंने सेलिंग प्राइस का डिफरेंस निकाल दिया, बी माइनस ए, क्योंकि इसकी वैल्यू बड़ी है, इसकी वैल्यू छोटी है, तो इसका डिफरेंस निकाला। तो दिस इज लाइक 1.6 एंड 1.6 यूनिट इज इक्वल टू 480 रुपीज़। तो 1 यूनिट इज हाउ मच, दैट्स इट। सिर्फ 1 यूनिट बताइए, क्योंकि आपको ना इसी का डिफरेंस बताना है, कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस बताना है। आपको कोई वैल्यू नहीं बताना है कि सेलिंग प्राइस क्या थी, कॉस्ट प्राइस क्या थी, ऐसे नहीं बताना, डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द डिफरेंस, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। तो 1.6 से इसको डिवाइड करते हैं और फिर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब पॉइंट को ऊपर रख दिया मैंने। तो 3 इंटू 00 दैट इज 300। आंसर इज 300 आई गाइस, क्योंकि हमें इसी का डिफरेंस बताना है, कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस बताना है। तो 4 and 5 डिफरेंस इज 1 यूनिट एंड 1 यूनिट की वैल्यू आई है 300, तो हमारा 300 आंसर हो जाता है। बस यही था, इतना छोटा सा, कोई वैल्यू पता नहीं करना था, सिर्फ 480 दिया गया था डिफरेंस ऑफ देयर कॉस्ट सेलिंग प्राइस का डिफरेंस जो यूनिट आएगा, 1 यूनिट की वैल्यू पता करा, कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस देखा 1 यूनिट है, उसको भी निकाल दिया, डायरेक्टली आंसर तक पहुंच गया मैं।
इतना फास्ट ऐसे करना है आपको, राइट। इस तरीके से आपको मैथ्स एग्जाम में सॉल्व करना है। ये नहीं कि साला इसका वैल्यू निकालने लग गए, उसका वैल्यू निकालने लग गए, ऐसा कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन बस वही है ना कि प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस अगर करा रहेगा तो आप क्वेश्चन को जल्दी विद इन 30 सेकेंड्स, कितना टाइम लगेगा इसको पढ़ने समझने में और सॉल्व करने में? मैक्सिमम 1 मिनट से भी कम, 40 सेकेंड, 45 सेकेंड्स, राइट। मैं ये समझता हूँ कि सिंप्लीफिकेशन के सवाल से भी इजी सवाल ऐसे ऐसे होते हैं जो हम कर सकते हैं एग्ज़ाम में बैठकर, लेकिन हमें डर लगता है, हम नर्वस हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं है, चैप्टर का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। प्रॉब्लम ये होता है। देखिए अब इस सवाल में क्या कह रहा है, क्या है, किस पे बेस्ड है? पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड है। पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड है। कह रहा है कि P&Q starts a shop with a capital of 1,50,000 and 4,50,000। P ने लगाया 1.5 लाख, Q ने लगाया 4.5 लाख। आफ्टर अ ईयर आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ 1,60,000, 1,60,000 की प्रॉफिट होती है, P गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस सम मनी दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एज हिज सैलरी। ओके, P gets some money. Okay, if P gets a total of ₹70,000, what is the salary he receives? तो ठीक है, दोनों का रेशियो निकाल दे। P और Q है तो 1.5 लाख और 45, 1.5 लाख में ये 3 जीरो यहाँ, 4 जीरो यहाँ कट गया, 4 जीरो यहाँ कट गया, 1:3 का रेशियो आ गया। देखो क्वेश्चन देख के ही हमने ये कर दिया। कौन है? P&Q है, P&Q है। 1 साल के बाद इनकी प्रॉफिट हो गई 1,60,000 की, तो P और Q को इस हिसाब से पैसे मिलेंगे। 1,60,000 में P को मिलेगा 1/4, P को मिलेगा 1/4। P का शेयर पता कर रहा हूँ, P का शेयर क्या होगा ये पता कर रहा हूँ, तो दिस इज लाइक 40,000। P को मिलेगा प्रॉफिट में से 40,000, लेकिन क्वेश्चन बता रहा है कि ही गॉट 70,000। कैसे कैसे मिला इसको कि प्रॉफिट प्लस सम मनी दैट इज नॉट पार्ट ऑफ प्रॉफिट एज अ सैलरी। तो सैलरी कितना मिला यही बता रहा है। तो 70,000 में 40,000 इसको प्रॉफिट से मिला था, तो 30,000 जो है उसको सैलरी हो गई। आंसर हो गया 70 - 40, 30,000 जो है ये सैलरी ही रिसीव्ड, दैट्स इट। अब आप क्या करोगे मैं बताऊं? आप क्या करेंगे? 1.5 लाख लिखेंगे, फिर 4.5 लाख लिखेंगे, फिर 0,0,0,0 कट करेंगे। अरे भाई क्यों करना है वैसे? कम लिखो ना, यही तो कम करना है। मतलब कंपटीशन तो यही है कि कितना कम लिखना पड़ेगा मुझे, राइट। मैं कह रहा हूँ मैथ्स में स्पीड बढ़ाने का तरीका क्या हो सकता है? मैथ्स में स्पीड बढ़ाने का तरीका यही हो सकता है कि हम कितना कम लिखें। मैं कहता हूँ कि 1 डिजिट लिखना है मुझे 8, या फिर कोई डिजिट लिखना है 9, तो ये लिखने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जितना मुझे लगेगा उतना आपको भी लगेगा। तो इसीलिए कम लिखने की आदत डालो, प्रैक्टिस इतनी करो कि कम लिखना पड़े एग्जाम सेंटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं। मिक्सचर, एलिगेशन एंड मिक्सचर के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। आई होप आपने ये बनाया होगा। ये सारे सवाल आपको PDF में मैंने ऑलरेडी पहले दे रखा था, आप इसको बना चुके होंगे, राइट। कह रहा है कि alloy A and B contain copper and zinc in the ratio 7:8 and 4:1 respectively। alloy A and B contain मतलब एक alloy है जिसमें कॉपर है और जिंक है, B भी एक alloy है जिसमें कॉपर है और जिंक है। किस रेशियो में है? तो 7:8 यहाँ है और 4:1 यहाँ पे है, ठीक है। In what ratio should A and B mix to obtain a new alloy C containing copper and zinc into 2:1? यहाँ से भी कुछ पार्ट लेना है, क्वेश्चन सिंपल सा है। यहाँ से कुछ पार्ट लेना है, यहाँ से कुछ पार्ट लेना है, थर्ड पार्ट बनाना है C, और जिसमें कॉपर और जिंक का रेशियो होना चाहिए 2:1। कॉपर और जिंक का रेशियो होना चाहिए 2:1। तो बताइए कि यहाँ से कितना लें और यहाँ से कितना लें। मतलब इस तरीके से समझ लो कि यहाँ से x लेंगे, यहाँ से y लेंगे, तो ये x y का रेशियो बताओ। जैसे कि ऑप्शन में रेशियो दिया गया है, तो x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, ये बताओ, ये बताओ। तो x y, तो मैंने ये सवाल हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है क्लास में भी। देखो सिंपल सा है। मैं कह रहा हूँ कि कॉपर यहाँ पे है कितना, तो कॉपर है कितना 7/15 ऑफ x, और यहाँ कॉपर कितना है तो 4/5 ऑफ y। उसको ऐड करो। मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट वाले से कॉपर कितना आएगा, फर्स्ट वाले से कॉपर आएगा 7/15 ऑफ x,
ठीक है, x ले रहा हूँ, x लीटर ले रहा हूँ यहाँ से, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 7/15 पार्ट ऑफ x विल बी कॉपर। 7/15 ऑफ x। उसके बाद यहाँ पे आप ऐड करेंगे कॉपर को, तो 4/5 ऑफ y। 4/5 ऑफ y, ये हो गया कौन सा, ये हो गया कॉपर। अब बात करते हैं जिंक की। तो जिंक है 8/15। देखो ये एक तरीका मैं दिखा रहा हूँ, एक शॉर्टकट दिखाऊंगा इसके बाद। दिस इज़ 1/5 ऑफ y। तो ये दोनों को जब मिलाऊंगा तो रेशियो बनेगा कितना, 2:1। ये सवाल कह रहा था, 2:1 का रेशियो बनेगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो दिस इज एलसीएम इज 15, 7x + 12y। 15 ऊपर है, रह जाएगा 7x + 12y बाई, दिस इज ऑल्सो 15, तो 15 वैसे कट जाएगा। दिस इज 8x + 3y। 8x + 3y इज इक्वल टू 2:1, दैट इज 2 ये मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद एक्स वाई का रेशियो निकाल दो। 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस विल बिकम 16। एक ही स्टेप में लिख दे दो, इसको इधर ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, क्या लिखूँगा, डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 16x + 6y, और ये हट गया। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब 7x को उधर ले गया तो बचा 9x, और 6 को इधर लाया तो बचा 6y। अब देखो एक्स वाई का रेशियो क्या बच रहा है, एक्स वाई का रेशियो क्या बच रहा है, तो हम कह रहे 6/9। 6/9 मतलब क्या हुआ, 2:3। 2:3 ऑप्शन में दिख रहा है कहीं, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो, राइट। तो हमने क्या किया, मैंने क्या किया कि कॉपर को कॉपर के साथ ऐड कर दिया। यहाँ से कॉपर ले रहे थे x, यहाँ से कॉपर ले रहे हैं y, तो कॉपर को कॉपर के साथ ऐड किया। फिर जिंक को जिंक के साथ ऐड कर दिया। जिंक कितना है, तो 8/15, यहाँ पे है 1/5। तो ये प्रोसेस एक हो गया। या तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि या तो सिर्फ कॉपर को लेके सॉल्व कर दो, या फिर जिंक को लेके सॉल्व कर दो। देखो वो तरीका समझाता हूँ, मैं ये मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये तो हो गया, आंसर हमारा आ गया 2:3, कि यहाँ से 2 पार्ट लेंगे, यहाँ से 3 पार्ट लेंगे। तो इसको एक शॉर्टकट, एलिगेशन मिक्सचर का सवाल है ना, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। कह रहे कि जिंक यहाँ कॉपर लेके है कितना, तो कॉपर है 7/15। यहाँ पे कॉपर कितना है, यहाँ पे कॉपर है 4/5, और जब ये दोनों को मिलाऊंगा तो कॉपर बनेगा कितना, 2/3। तो 2/3, बस ये एलिगेशन मिक्सचर लगा दीजिए, रेशियो डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। जो हमने इक्वेशन सॉल्व किया था उससे भी आएगा और इससे भी आ जाएगा। तो आपको ये चेक करना है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। तो कह रहे 3 × 7 21 और 30, तो ये बड़ी हो गई। देन 5 to the 10 and 12, ये बड़ी होगी। तो 4/5 - 2/3, यहाँ करना है 4/5 - 2/3, और यहाँ करना है 2/3 - 7/15। तो दिस इज़ लाइक एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। दिस इज़ 3 × 12, 5 to the 10, 12 - 10 is 2/15, 2/15 is 2। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। दिस इज़ 5 टाइम्स, यानी कि 10, एंड 10 - 7 is 3, तो 15 कटा तो 2:3 डायरेक्ट ऐसे ही आ गया। मतलब ये प्रोसेस भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। या तो सिर्फ कॉपर को लेके सॉल्व कर दो, या तो फिर सिर्फ जिंक को लेके सॉल्व कर दो, तो भी वही आंसर आएगा, राइट। तो यहाँ पर हमने 5 सवाल कर लिए हैं। अब डाटा इंटरप्रिटेशन एक दिया था मैंने होमवर्क के तौर पे, जो आपने ये क्लियर हुआ ना, ये जो पिछला क्वेश्चन था ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो अभी शायद ये चैप्टर आपने पढ़ा नहीं होगा। अगर पढ़ लिया है अच्छे से तो आपको ये समझ आ गया कि किस तरीके से हो रहा है। एक प्रोसेस दिखाया मैंने इक्वेशन के तौर पे, एक प्रोसेस बता रहा हूँ जो सिर्फ कॉपर को लेके सॉल्व किया। जिंक को लेके भी सॉल्व कर सकते हैं आप। मेरे जिंक को लेके सॉल्व अगर करना है, जैसे कि मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि जिंक को लेके सॉल्व करना है, इसी में हम जिंक को लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसी में जिंक लेके भी सॉल्व करके दिखाते हैं। जिंक है कितना यहाँ पे, 8/15,
यहाँ कितना है 1/5 और जिंक यहाँ बना कितना 1/3 है ना। तो इसको आप कीजिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि दिस इज़ लाइक 3 एंड दिस इज़ 15, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो जाएगा। दिस इज़ 24 एंड 15, तो 8/15 यहाँ पे आएगा 8/15 माइनस 1/3, तो एलसीएम इज़ 15। ठीक है, 8 - 5 इज़ 3, यानी कि 3/5 आया। ये कितना आएगा, तो 1/3 माइनस 1/15, 1/3 माइनस 1/15, तो एलसीएम कितना आया 15। एंड दिस इज 5 माइनस 1, देखो ठीक से करते हैं। ये है 1/15, ओहो 1/15 माइनस 1/3, एलसीएम इज 15, दिस इज 1, नहीं 1/3 पहले आएगा ना, क्योंकि 1/3 दिस इज 3 एंड 15, ये बड़ा है। 1/3 माइनस 1/15, 15 क्यों लिखा है भाई, 1/5 तो होगा। ये गलत लिखा है यहाँ पे हमने, 1/5 होगा, क्योंकि 1/5 इसलिए गलत हो रहा है ये। एलसीएम इज 15, नाउ दिस इज 5 एंड दिस इज 3, तो 5 माइनस 3 बिकम्स 2, 2 by what, 2/15, 15 कैंसल आउट, 2:3 आंसर। तो इस तरीके से आप जिंक को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं अब दूसरे सवाल पे जो हमने दे रखा है आपको पहले से, डेटा इंटरप्रिटेशन DI। देखो DI सॉल्व करने का ना तरीका होता है यार, ये नहीं कि गधे के जैसा लग गए। आपको पहले डायग्राम को देख के डिकोड क्या क्या हो सकता है वो समझनी पड़ेगी। इसके लिए बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये मैंने बताया है ऑलरेडी स्पेशल क्लासेस में, या फिर मैंने जो स्टूडेंट किए हुए हैं कि किस तरीके से इसको डिकोड किया जा सकता है, किस तरीके से हम इसको डिकोड करके अच्छे से डील कर सकते हैं 5 के 5 सवाल को। 5 के 5 सवाल को हम लोग कैसे डील कर सकते हैं, इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। चलो यहाँ पे दिया क्या है, स्टडी द ग्राफ टेबल केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन। द ग्राफ रिप्रेजेंट नंबर ऑफ लेक्चर मेल प्लस फीमेल इन द कॉलेज। दिस बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ मेल प्लस फीमेल, दैट इज एमकॉम में क्या क्या दिया गया है। मैं इसको लिख ले रहा हूँ, आपको समझा देता हूँ, आप समझ भी गए होंगे अगर आपने किए हैं तो। हाँ, and the table represent the number of lecture in the college under different courses। अच्छा, इसमें कोर्सेज है, table represent the percentage of female lecturer in the each course in the college। फीमेल, यहाँ पे तो कुछ और लिखा गया। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द कोर्स अवेलेबल इन द कॉलेज, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, द ग्राफ रिप्रेजेंट मेल। चलो सवाल पे आते हैं डायरेक्ट। देखो क्या कह रहा है ना कि यहाँ पे मेल प्लस फीमेल टीचर्स हैं 12,000, और ये जो डाटा दिया गया है ये थोड़ा सा अलग लग रहा है। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे एमए में कितना है, तो 10,000, बीए दिस इज बीए 9,000 एंड बीएससी 8,000, बीकॉम 4,000। अब यहाँ पे दिया गया है कि टेबल रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ फीमेल लेक्चरर इन ईच कोर्स इन द कॉलेज। जैसे कि एमकॉम की बात करते हैं तो एमकॉम में 12,000 है, तो मेल प्लस फीमेल इज़ 12,000 है, मेल प्लस फीमेल इज़ 12,000, राइट। बट यहाँ कह रहा है कि एमकॉम में 40% जो है फीमेल है, तो 12,000 का 40% कितना हो जाएगा, तो 4,800, तो ये कितना हो जाएगा 7,200। तो इस तरीके से मेल प्लस फीमेल मिला के 12,000 हो रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ लेक्चरर है या फिर परसेंटेज ऑफ फीमेल लेक्चरर है, मेल फीमेल, मतलब रेशियो भी अगर देखना चाहोगे तो मेल फीमेल का निकाल के रख सकते हो डायरेक्टली। कि जैसे कि एमकॉम का बता रहा है 40%, तो कह रहे हैं कि 40 और 60 रेशियो क्या हो जाएगी, तो कहते हैं 3:2। इधर मैं लिख रहा हूँ मेल, इधर लिख रहा हूँ फीमेल।
ये 30% है, तो 30% में क्या हो जाएगा, तो फीमेल 30 तो 7 एंड 3 20 है, तो 80 मतलब 4 एंड 1, 25 है मतलब 3 एंड 1, एंड 10% है मतलब 9 एंड 1। तो ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल। अब क्या किया है, कुछ नहीं किया है, 10% है तो 10% अगर फीमेल है तो 90% मेल होगा, तो 9 एंड 10, 25% फीमेल है तो 75% मेल होगा। तो वही किया है हमने, सिंपल सा। अब अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल यह है, पहला सवाल कहता है व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ फीमेल लेक्चरर वर्किंग इन बीकॉम BSc कोर्स टुगेदर आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स। ओके, तो टोटल परसेंटेज ऑफ फीमेल लेक्चरर वर्किंग इन बीकॉम, देखो यहीं से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमने रेशियो तो लिखा, यहाँ पे हमने ये बात तो लिखा ना, अभी इसका यूज़ भरपूर करेंगे, इसका भरपूर यूज़ किया जा सकता है। क्या है, चलो मैं वहाँ पे समझता हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझता हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फीमेल लेक्चरर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि रेशियो तो हमें पता चल रहा है यहाँ पे, ऐसे अगर देखा जाए तो फीमेल मेल का, फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ पे मेल लिख दे रहा हूँ या फीमेल लिख दे रहा हूँ। दिस इज़ 9:1, दिस इज़ 3:1, दिस इज़ 4:1, एंड दिस इज़ 7:3, एंड दिस इज़ लाइक 3:2, इस तरह से फीमेल है ये टोटल। अब देखो नंबर हमारे पास है 12,000, ये वो आप डायरेक्टली ये कर सकते हैं कि 12,000, जैसे ये क्या था, ये था M.Com। अब ये M.Com है, तो M.Com में 40%, यानी कि यहाँ पे M.Com टोटल कितना हो रहा है, तो 3 + 2 5 पार्ट हो रहा है। टोटल पार्ट कितना हो रहा है, 3 and 2 5, तो 12,000 को 5 से डिवाइड कर दे, 12,000 को 5 से डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा, 2400, यानी कि 4800 फीमेल। इस तरीके से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, मतलब समझो, चीज़ों को समझो कि 12,000 बता रहा है, अब 12,000 में टोटल पार्ट हो रहा है 3 + 2 5, तो 5 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो 5 से डिवाइड कर दूं तो 2400 आएगा, 1 यूनिट की वैल्यू। तो फीमेल कितनी हो जाएगी, तो ये फीमेल, ये नंबर हम रख लेंगे, बार बार निकालेंगे नहीं, एक बार निकाल ले रहे हैं। तो ये हो गया 2400 × 2, 24 × 2 दैट इज़ 4800, ठीक है। वैसे ही MA की बात कर, MA में कितना है टोटल, 10,000, और टोटल पार्ट कितना हो रहा है, 7 + 3, 10,000 टोटल है और 7 + 3 10 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000 हो गई, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000, है ना। दिस टोटल पार्ट इज 5, और ये किसका है, ये BA का है, तो BA में टोटल है कितना, 9000, BA में 9000 है, 5 से डिवाइड करना है, 9000 है, 5 से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 1800। 1800 वन टाइम की वैल्यू कितनी होगी, 1800। वैसे BSc में 8000 है, डिवाइड किससे करना है, 3:1, यानी कि 4 से डिवाइड कर देना है। तो 8000 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 8000 को अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 2000, तो 2000 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2000। उसके बाद फिर इसकी भी बात करते हैं, बीकॉम है 4000, टोटल है 10, तो 10 से 400 हो जाएगा ये। तो इस तरीके से वैल्यूज़ को निकालने की कोशिश करना है ताकि जल्दी जल्दी निकल जाए। और एक बार जब ये वैल्यू निकल गया, एक बार जब आपने रफ शीट में ये कैलकुलेशन कर लिया, तो उसको साफ सुथरी जगह पे रखो ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में दोबारा ना निकालना पड़े, है ना। एक बार जब ये वैल्यू निकल गई तो अब दोबारा निकालने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसे करना है। यह है 4800, यहाँ लिख देता हूँ 4800। यह फीमेल का नंबर हो गया। मेल का नंबर होगा क्या, उससे सब स्टार्ट कर देंगे। 1 यूनिट की वैल्यू 400 है, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 400 है तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3600। 1 यूनिट की वैल्यू 2000 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 2000 3 टाइम्स 6000। 1 यूनिट की वैल्यू 1800 है, 1800 है, तो 18 4 का कितना होगा, 7200, है ना। 3 यूनिट की वैल्यू 3000 है, मतलब 1 यूनिट का 1000, तो 7 यूनिट का 7000, और 2 यूनिट 2400 3 बार करेंगे तो 7200। तो इस तरह से मेल फीमेल दोनों निकल गए। अब क्या सवाल पूछता है, सवाल के ऊपर देखेंगे। अब बार बार इस डाटा को यूज़ करेंगे, हम बार बार इसी को यूज़ करेंगे,
ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से मैं, देखो ये सारे करने ज़रूरी नहीं थे, लेकिन क्वेश्चन बार बार जो पूछेगा कर लिया मैंने एक ही बार में, क्योंकि यहाँ पे टोटल फीमेल से कंपेयर करना है। ठीक है, तो करते हैं, व्हाट इज़ द टोटल परसेंटेज ऑफ द फीमेल लेक्चरर इन बीकॉम बीएससी। बीकॉम एंड बीएससी, बीकॉम एंड बीएससी मिला के हो गया 2400। 2400 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ टोटल फीमेल, तो 2400 और 48, 24 प्लस 48 72, 72 प्लस 30 102, 102 प्लस 8 110, 120 यानी कि 12,000 यही हो गया। तो 12,000 का 2400 20% हो जाता है भाई। आंसर इज व्हाट 20%, ऑप्शन ए, क्योंकि 12,000 का 1210% होता है, तो 2400 20% हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। ये डिकोड कर लिया, फटाफट हो गया। क्वेश्चन 2 को देखो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल लेक्चरर इन बीएससी एंड बीए कोर्स टुगेदर। बीएससी एंड बीए मेल लेक्चरर है 7,000, 6,000, 13,200। आंसर हो गया 13,200, ऑप्शन सी। कुछ नहीं करना है, बस डिकोड कर देना है एक ही बार में। द टोटल नंबर ऑफ मेल लेक्चरर इन एमकॉम कोर्स इज व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल लेक्चरर इन द सेम कोर्स। एमकॉम का मेल इज व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल, वापस से यहीं आते हैं। एमकॉम का मेल इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस वन, तो 7200 कितना परसेंट है, 4800 का, तो 50% ज़्यादा है। डायरेक्ट कैलकुलेशन हो रहा है 150, क्योंकि देखो एमकॉम का इसकी वैल्यू थी 7,200 और इसकी वैल्यू है 4,800, तो दिस इज़ व्हाट परसेंट ऑफ दिस वन, तो 72 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 48, तो 24 के टेबल में दिस इज़ 2 टाइम्स एंड दिस इज़ 3 टाइम्स, तो 3/2 मतलब 150 होता है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाता है। बड़ा इजी था ये DI, है ना। अब क्या कहता है, द नंबर ऑफ मेल लेक्चरर इन BSc कोर्स इज हाउ मच परसेंट मोर or less than the number of female lecture in the MA and MCom course together। BSc का मेल लेना है, चलो यहाँ से ले लेते हैं BSc का मेल हो गया 6,000, यहाँ पे लिख लेते हैं BSc का मेल जो हो गया, मेल लेक्चरर हो गया BSc का 6,000। तो जिसको कंपेयर करना है फीमेल से कितना ज़्यादा कम है, तो फीमेल का लेना है MA एंड MCom। MA एंड MCom, तो MA एंड MCom इज़ 7,800, MA MCom 7,800, तो कितना कम है ये, 1800 कम है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। और कुछ रहा नहीं इसमें। नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन बच रहा है क्या, एक और सवाल बच रहा है, उसको भी देख ही लेते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फीमेल लेक्चरर इन बीकॉम BSc MA, बीकॉम BSc MA, बीकॉम BSc MA, बीकॉम BSc MA, यानी कि इन तीनों का एवरेज पूछ रहा है। तो 2432 4,200 डिवाइडेड बाई 3, 4,200 डिवाइडेड बाई 3, तो 10 और 3, 10 और 4 कहाँ गए, बीकॉम MA है भाई, नहीं गलत लिख दिया। ये कौन कौन सा है, बीकॉम है, BSc है और MA है। बीकॉम BSc MA, बीकॉम BSc और MA, यानी कि 2400 और 3,000 5400, 5400, 54 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज़ 1800, 1800 आंसर हो गया। दैट्स इट। तो ये सेट भी हमने कंप्लीट करा दिया आपका। तो आई गेस कि आपको मज़ा आ रहा होगा, जिस तरीके का चीज़ चल रहा है ना, जिस तरीके का सेशन चल रहा है कि 10-10 क्वेश्चन का मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप डील कर रहे हैं, आप उसमें से कुछ सवाल शायद बना पा रहे होंगे, बना ले रहे होंगे। आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, राइट। मेरा एक्सपेक्टेशन यही कहता है कि आप बना लेते होंगे। ठीक है, आपको इस वीडियो की ज़रूरत तब पड़ेगी जब आप कोई जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे या फिर कोई क्वेश्चन आप नहीं डील कर पाए होंगे, ठीक है, तब आपको ये वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं तो फिर आप इस तरह से भी इसकी यूज़ कर सकते हैं कि आपका जो अप्रोच था, आपका जो सॉल्व करने का तरीका था वो कैसा था और मेरा तरीका कैसा था। तो वो तरीके में अगर कोई चेंज आए या फिर कोई तरीका शॉर्ट में बन रहा हो तो वो अपग्रेड अगर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, ये करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तरीका अपग्रेड करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि हम बार बार निकालते रहें, डायग्राम में वैल्यूज़ देखते रहें, बार बार नहीं करना है। एक ही बार में अगर हो गया तो वो डन है।
तो आशा करते हैं, आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। फिर मिलूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वो PDF पहले ही आपको मिल जाएगा ताकि आप उसको पहले डील करें और फिर हमारे सॉल्यूशन को देखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और कोई बात हो, कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आप कहना चाहते हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें, मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।